तो चलो बेटा अब बिना किसी डिले के हम लोग क्या पढ़ना शुरू करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब कौन सा चीज हमारे पास एसिड। सर देखो आपने तो बोल दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलना चाहिए। मैंने आपसे पूछा क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो आपने एक बात बताया क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो वो एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, और एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। मैं बोला हाँ बताया था। तो बच्चा बोलेगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा। मैं उसको क्या बोलूंगा कि आपको पता चल इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो और देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। इन बातों पे हम लोग आते हैं। हम लोग ये चेक करने का ट्राई करते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है और कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो जल्दी आओ बेटा ध्यान दो। होता क्या है कि अगर हम लोग हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी H पॉजिटिव यानी किसी एसिडिक हाइड्रोजन से करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, RH मिल जाता है। क्या मिल जाता है, RH मिल जाता है। सर क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पर हुआ एसिड बेस रिएक्शन, और हमको एक बात पता है कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो फास्टेस्ट होता है। तो आप हमेशा एक बात को ध्यान देना कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रहेगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, आप लोग उसको लिखते रहो, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर कहीं पे दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है, पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एसिड बेस। सेम क्वेश्चन में अगर दो रिएक्शन पॉसिबल है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पॉसिबल है और एक एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है, तो हम लोग कौन सा रिएक्शन को करवाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन को। हम लोग किस रिएक्शन को करवाएंगे बेटा, एसिड बेस रिएक्शन को करवाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सिर्फ हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। आओ सिंपल सी बात समझते हैं। इफ द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी एटम से डायरेक्टली अटैच है, अगर हाइड्रोजन इनमें से किसी भी एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन इट इज सेड टू बी एसिडिक हाइड्रोजन। समझाया। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी भी एटम के साथ अगर ऑक्सीजन का डायरेक्ट अटैचमेंट है तो हम लोग तुरंत क्या बोल देंगे कि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात नहीं सर, कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन का अटैचमेंट मतलब H2O हो गया। जैसे देख लो, अब ऑक्सीजन से हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। H2O देख लो, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन का डायरेक्ट अटैचमेंट है ना ऑक्सीजन से, यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैचमेंट है कि नहीं सर, बिल्कुल है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर भी ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, एसिडिक हो गए। अल्कोहल देख लो बेटा, अल्कोहल देख लो, अल्कोहल में हाइड्रोजन का डायरेक्ट अटैचमेंट ऑक्सीजन से है कि नहीं, हाँ सर, यानी कि यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या हो गया सर, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का डायरेक्ट अटैचमेंट ऑक्सीजन से है, तो ये भी क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। ये भी क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है टॉपिक, ऑक्सीजन। तो हम लोग उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है। आपको देखना क्या है कि कहीं इस तरह से कहीं भी, मैंने तो यहाँ बस 3 एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट है, उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि ये वाला हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट है तो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा। ये बात आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात आप कभी नहीं भूलोगे। यही बात आपको सबसे काम की है, आपको सबसे अधिक काम देगी ये बात, ठीक है। हाँ सर, अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, मान लो हमारे पास पीएच MgBr है, जिसमें पीएच पे नेगेटिव, Mg पे 2 पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। ये क्या हो गया सर, ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे हो गया बेटा, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब ये होता है फिनाइल रिंग। पीएच का मतलब क्या होता है, ये फिनाइल रिंग, इसको हम लोग पीएच कहते हैं, ठीक है। फिनाइल रिंग को हम लोग पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार रिंग बनाऊंगा, टाइम लगेगा, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में पीएच बोल देते हैं, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। पीएच MgBr का मतलब क्या है, पीएच MgBr का मतलब ये है कि यहाँ पर है हमारा Mg और ये हो गया Br, यानी कि हो गया Mg2 पॉजिटिव, ये हो गया Br नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा पीएच MgBr का,
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं सर? कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, हाँ सर। अब देखो समझाता हूँ, समझाता हूँ। सर क्या समझाओगे, क्या समझाओगे? अब देखो ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ सर, यानी कि यहाँ पे जो पीएच है किसके तरह एक्ट करेगा सर? ये जो पीएच नेगेटिव है ये हमें एक बेस की तरह एक्ट करके दिखाएगा। यहाँ पर जो पीएच नेगेटिव है वो एक बेस की तरह एक्ट करके दिखाएगा। अब ये पीएच नेगेटिव क्या करेगा? चाहे H2O हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन तीनों में से हमको क्या मिल जाएगा सर? H+ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं। इन तीनों के हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होंगे, इस वजह से हमें यहाँ से H+ मिल जाएगा। अब ये पीएच नेगेटिव क्या करेगा बेटा? जाएगा इस H+ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा? पीएच ये कंपाउंड बना देगा। तो आपको सिंपल सी बात क्या याद रखनी है? आपको यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखना है? आपको यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक ये याद रखना है कि H+ निकालो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेगेटिव चार्ज से जोड़ दो। ठीक है, ट्रिक लिख लो कॉपी में। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना, फिर ट्रिक लिखना। क्या है कि रिएजेंट में से H+ को निकालो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेगेटिव चार्ज में अटैच कर दो। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल करना चाहो तो देख लो, हमारे पास मान लो CH3 MgBr है। हमारे पास CH3 MgBr है, CH3 नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2O के साथ। तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, H2O में से क्या निकाल लोगे? H+ निकाल लोगे। H2O में से क्या निकालना है? H+ निकालना है। और ये जो नेगेटिव है इसको इस H+ से जोड़ देना है, क्या बन जाएगा? CH4। खत्म। इस तरह से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये हो गया हमारे एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि पानी के हाइड्रोजन भी एसिडिक होते हैं। तो सर अगर पानी के हाइड्रोजन भी एसिडिक हैं तो पानी एसिड क्यों नहीं है? पानी एसिड क्यों नहीं है? आओ इस पे देखते हैं। बच्चा बोल रहा है कि अगर सर H2O के हाइड्रोजन एसिडिक हैं तो पानी एसिड क्यों नहीं है? चलो करते हैं। HOH यही होता है स्ट्रक्चर का। हाँ सर, अगर बेटा मैं इसमें से H पॉजिटिव बाहर निकालूं, अगर मैं अभी तो ये न्यूट्रल है, अभी तो ये न्यूट्रल है। हाँ सर, अगर मैं इसमें से H पॉजिटिव बाहर निकाल लूं तो क्या बचा? OH नेगेटिव बचा कि नहीं? हाँ सर, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड। पानी के पास सिर्फ और सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, पानी के पास बेस भी है। मतलब H पॉजिटिव का अमाउंट और OH नेगेटिव का अमाउंट आपस में बराबर होता है, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और पानी न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, मतलब सर ये हो गया कि अगर पानी मान लो हमारे पास 5 मोल वाटर है, अगर हमारे पास 5 मोल H2O है, इसमें से अगर इसमें से हम लोग 4 मोल H+ को निकाल लें, अगर हम लोग इसमें से 4 मोल H+ को निकाल लें या फिर 2 मोल ही H+ को क्यों निकाल लें, समझो बात को सर, इसका मतलब 5 मोल H2O से या तो हम लोग 2 मोल 3 मोल 1 मोल H2O को निकाल लें, तो जो पानी बचा, जो लेफ्ट पानी बचा, मतलब 1 मोल या 2 मोल H2O को निकालने के बाद जो पानी बचा वो पानी बेसिक नेचर का हो जाएगा। अच्छा, या फिर उल्टा बोल लो कि इस 5 मोल H2O में से, इस 5 मोल H2O में से 3 मोल 2 मोल 1 मोल अगर हम लोग OH नेगेटिव आयन को निकाल लें, उसके बाद जो पानी बचेगा वो किस नेचर का हो जाएगा सर? वो अब एसिडिक नेचर का हो जाएगा। क्यों? मान लो यहां से अगर मैं यहां से 2 मोल H+ निकाल लेता हूं, 2 मोल H+ निकाल लेता हूं पानी में से अगर 2 मोल में H+ निकाल लेता हूं तो होगा क्या सर? इसका मतलब 3 मोल H+ बचा बस। हाँ सर, 3 मोल H+ बचा। तो ये 3 मोल H+ जो है, 3 मोल जो हाइड्रोजन है वो 3 मोल OH नेगेटिव के साथ ट्रीट होके ये 3 मोल OH नेगेटिव के साथ मिलके पानी को कर देगा न्यूट्रल। हाँ सर, लेकिन इस उसके ये 2 मोल हम लोगों ने H+ निकाली है, उसके बाद क्या हुआ? हमारे पास 2 मोल OH नेगेटिव एक्सेस में बच गया, 2 मोल OH नेगेटिव एक्सेस में बच गया, जिस वजह से पानी बेसिक का नेचर का हो जाता है। दूसरे तरीके से समझना चाहो, मान लो अगर मैंने 2 मोल OH नेगेटिव निकाल लिया, अगर मैं 2 मोल OH नेगेटिव निकाल लिया तो बचा कितना?
इसका मतलब सर 3 मोल OH नेगेटिव बचा, 3 मोल OH नेगेटिव बचा। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे सर ये होगा कि 3 मोल OH नेगेटिव 3 मोल OH नेगेटिव 3 मोल H पॉजिटिव के साथ मिलके 3 मोल वाले सिस्टम को तो नलीफाई कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। हाँ सर, लेकिन अभी भी 2 मोल H प्लस पानी में बचा रह जाएगा, वो पानी को एसिडिक बना देगा। ठीक है, यस सर। यानी कि पानी न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि पानी के पास जितना H प्लस होता है उतना ही OH नेगेटिव होता है। हाँ, लेकिन पानी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पानी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। नहीं सर, पानी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, पानी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन जितना उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उतना ही उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन भी है, जिसकी वजह से पानी न्यूट्रल रहता है। तो जल्दी से आप इन सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी करो। तो चलो बेटा, अब हम लोग कुछ नाइट्रोजन की एग्जांपल देख लेते हैं। किसके देख लेते हैं? नाइट्रोजन के। यानी कि अगर नाइट्रोजन से भी हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो इस केस में भी वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे एक ये एग्जांपल हो गया, एक ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पर भी देखो, नाइट्रोजन से कोई भी ग्रुप अटैच हो, लेकिन अगर नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। नाइट्रोजन से भले ही कोई ग्रुप अटैच हो, लेकिन अगर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन भी डायरेक्ट अटैच हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे? नाइट्रोजन से जो अटैच हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि जितने में एटम्स का नाम लिखवाया हूं उनमें से किसी भी एटम से अगर एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है तो वो हमें एसिडिक हाइड्रोजन मान के चलना है। ठीक है, अगली बात, सर ये स्पेशल एग्जांपल्स क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि ये सारे एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये सारे मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। सब लिखवाते तो मैं भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उसी रेस का घोड़ा मैं भी हूँ। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी देख लो बेटा, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन से ये R ग्रुप अटैच है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये दोनों हाइड्रोजन भी क्या हो गए? सर एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे आओ, इस नाइट्रोजन से इधर तो एक हमारा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है और यहाँ पर हमारा कोई दूसरा R डैश ग्रुप अटैच है, लेकिन सर अभी भी इसके पास एक H है। तो अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो वो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। वो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सर, ये R हो गया, ये R डैश हो गया, यहाँ पर भी देखो कम से कम एक हाइड्रोजन तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। बाकी रिएक्शन कैसे करना है? जैसे H2O वाला बताया था ना, यहाँ से भी आपको अगर इनमें से कोई भी एग्जांपल आपको दिख जाए या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट कहीं भी आपको दिख जाए, आपको चुपचाप वहां से H+ निकालना है और एसिड बेस रिएक्शन करा देना है। आपको चुपचाप वहां से H+ निकालना है और एसिड बेस रिएक्शन करा देना है। एक बच्चा डाउट पूछेगा, सर जैसे देखो वहां पे आपने क्या लिया था? RMgX, ये नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव। आपने इसका रिएक्शन कराया H2O के साथ और आपने जो प्रोडक्ट बना दिया था वो था RH। सर व्हाट अबाउट Mg2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव? बेटा आप ध्यान देना कि जो हमारे पास Mg2 पॉजिटिव और X नेगेटिव है ये बाई प्रोडक्ट में जाएंगे। किस में जाएंगे? वो देखो ध्यान समझो, वाटर से जब हम लोगों ने H+ निकाल लिया तो वाटर के पास क्या बचा? OH नेगेटिव। हाँ सर, तो ये Mg2 पॉजिटिव X नेगेटिव जो है बेटा वो इस OH नेगेटिव के साथ आपस में कंबाइन करेंगे और बाई प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाई प्रोडक्ट। और एक बात ध्यान देना बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि हमारा मेन प्रोडक्ट ही सब कुछ है। जहां पर बाई प्रोडक्ट की जरूरत होगी वो मैं खुद बताऊंगा, लेकिन 99% केस में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट से ही मतलब होता है और हम लोग मेन प्रोडक्ट को ही पढ़ेंगे, मेन प्रोडक्ट को ही समझेंगे। तो बाई प्रोडक्ट में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। बाकी रिएक्शन बिल्कुल उसी की तरह सेम है। तो वही बात लिखा है, आर द हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है वो सभी के सभी एसिडिक हाइड्रोजन। अरे बोलो हाँ या ना भाई? सर बिल्कुल बिल्कुल। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास है CH3MgCl। इसका रिएक्शन चाहे NH3 से कराओ, चाहे इस कंपाउंड से कराओ, चाहे इस कंपाउंड से कराओ, सब में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच तो है। सभी एग्जांपल्स में हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट है, यानी कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मिल जाएगा H+। करना क्या है? ये नेगेटिव चार्ज चलेगा, ये जाके इस H+ के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा? CH3 पहले से था, हाँ सर, लेकिन ये नेगेटिव जैसे ही इस H+ के साथ कंबाइन किया,
एक H एक्स्ट्रा के जुड़ गया तो हम लोग उसको क्या लिख देंगे, CH3 तो पहले से था, लेकिन जैसे ये नेगेटिव इस H प्लस से कंबाइन किया, एक H एक्स्ट्रा के जुड़ गया, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH4, क्या लिख सकते हैं, CH4। इस तरह से रिएक्शन कराना है। जो ट्रिक है इसमें, जो ट्रिक होगी बिल्कुल पुराने वाली ट्रिक होगी, इसमें भी जो ट्रिक होगी वो बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ट्रिक होगी। जैसे मैंने ऑक्सीजन वाले केस में जो ट्रिक करवाई थी, सेम ट्रिक यहाँ पर भी होगी। ठीक बात है, पक्की बात है, बढ़िया बात है। तो जल्दी से आप इन सारी बातों को नोट डाउन करो, फिर हम लोग अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, जल्दी करो। तो चलो बेटा अब हम लोग कुछ अगले केसेस देख लेते हैं। जैसे अगर सल्फर से हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है, इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को देख सकते हो। यहाँ पर भी देखो सल्फर से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर भी सल्फर से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर भी सल्फर से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है। तो अगर सल्फर और हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो इस केस में भी हम लोग हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, एसिडिक मानेंगे। इस केस में भी हम लोग हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, एसिडिक मानेंगे। बाकी सर आगे का काम कैसे करना है, आगे का काम बिल्कुल सेम है, जैसे ऑक्सीजन में कराया, जैसे नाइट्रोजन में कराया, वैसे ही सेम काम करना है। आगे कोई लोचे की बात है ही नहीं। जैसे सर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 MgBr, क्या करना है, मैंने H2S ले लिया। हाँ सर, H2S में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का सल्फर से डायरेक्ट अटैचमेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन का सल्फर से डायरेक्ट अटैचमेंट है। और अगर हाइड्रोजन का सल्फर से डायरेक्ट अटैचमेंट है, अगर हाइड्रोजन का सल्फर से डायरेक्ट अटैचमेंट है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक। और अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, इसका मतलब यहां से हमको मिल जाएगा H पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोजन से क्या मिलता है, अगर बेटा हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब क्या, मतलब क्या कि वहां से हमको H पॉजिटिव मिलने वाला है। सर बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हमें H पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव चार्ज चलेगा चलेगा जाएगा, इस H पॉजिटिव पे टकराएगा, इस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CH3 CH2H। ठीक बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम कराना है, रिएक्शन बिल्कुल पिछले की तरह सेम कराना है। रिएक्शन में कोई लोचा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पक्की बात, बढ़िया बात, अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। अब आओ सारे एग्जाम्पल को बेटा इतना आप डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन अब हम लोग एक आइडिया क्या ले लेते हैं, यहाँ से इतने चीजों को देख के हम लोग एक आइडिया क्या ले लेते हैं कि अगर फास्फोरस से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या क्लोरीन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या ब्रोमीन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या फ्लोरीन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या आयोडीन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या फ्लोरीन से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो, या फिर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट हो, इन सभी केस में, इन सभी केसेस में ये जो हाइड्रोजन है बेटा वो एसिडिक है। अगर इनमें से किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, सर एसिडिक हो जाएंगे। और अगर हाइड्रोजन एसिडिक है, इसका मतलब वहां से क्या मिलने वाला है, सर समझ गया, वहां से तो हमको H+ मिलने वाला है। और अगर हमको H+ मिल गया तो क्या होगा वाला कि R नेगेटिव चलेगा चलेगा जाएगा, इस H+ से टकराएगा, इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, RH। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ये बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत आसान सी बात थी सर, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। इनमें से किसी भी एटम के साथ अगर हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो हाइड्रोजन क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है इसका मतलब क्या, हमें H+ मिलने वाला है, और अगर H+ मिलने वाला है तो ये नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, हाँ या ना, हाँ सर, ये नेगेटिव चलेगा जाके इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर उस पॉजिटिव से चिपक जाएगा और RH बना लेगा। ठीक है, पक्की बात, हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और याद रखना बेटा, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और याद रखना, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में pKa वैल्यू दे दे तो वहां पे क्या चेक करना है, इफ pKa वैल्यू इज लेस देन 40। अगर आपको जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ है, जो भी रिएजेंट दिया हुआ है, वहां पर अगर हमारा pKa वैल्यू 40 से कम हुआ, अगर pKa वैल्यू 40 से कम हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। अगर pKa वैल्यू 40 से कम है, इसका मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एसिडिक हाइड्रोजन का काम करेगा। भाई बिल्कुल सही बात पकड़ लिए क्या, अगर pKa वैल्यू 40 से कम है तो जो हाइड्रोजन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए
एसिडिक हाइड्रोजन का काम करेगा। सर ये बात क्यों बताए हो, ये बात क्यों बताए हो? अरे भाई अभी इस बात को बस लिख लो, अगले एग्जांपल्स पे जब हम लोग आएंगे, अगले कंडीशंस पे जब हम लोग आएंगे तो आप समझ जाओगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पक्की बात, क्लियर बात, बढ़िया बात, सर बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से आप सबसे पहले इन सारी चीजों को लिखो, फिर हम लोग आते हैं अल्काइंस पर, ठीक है, और एसिडिक हाइड्रोजन को समझने की कोशिश करते हैं, और मतलब और ज्यादा, ठीक है, जल्दी लिखो। तो चलो बेटा अब हम लोग टर्मिनल अल्काइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा टर्मिनल अल्काइन के भी जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये भी जो हाइड्रोजन है वो कैसा होगा बेटा? सर ये भी हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। बेटा ये भी एसिडिक क्यों होगा और समझाते हैं। इसको बेटा दो तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। सर कैसे? पहला तरीका ये कि अगर हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, अगर हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो कितना आएगा? सिर्फ इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, इसके पास दो तो सिग्मा बॉन्ड है, प्लस इसके पास कोई लोन पेयर है क्या? सर बिल्कुल नहीं, यानी कि इसके पास जीरो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड, जीरो लोन पेयर, कितना आ गया दोनों का सम? सर दोनों का सम आ गया 2। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 2 आ जाता है, इसका मतलब सर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। और बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, हम लोग निकालते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर, है कि नहीं? अगर बेटा हम लोग परसेंटेज s कैरेक्टर निकालें तो ये क्या हो जाएगा? सर परसेंटेज s कैरेक्टर मतलब हम लोग s कैरेक्टर निकाल रहे हैं। हाँ सर, तो s के कितने बंदे? सर s का एक बंदा, तो ऊपर 1 अपॉन में s प्लस p अपॉन में 1 प्लस 1, एक s एक p तो 1 प्लस 1 इंटू 100, ये निकाल रहे हैं हम लोग परसेंटेज s कैरेक्टर। कितना आया? सर 1 अपॉन में 2, क्या आया? सर ये आ गया 1 अपॉन में 2 इंटू 100, ये कितना हो गया? सर ये हो गया 50%। कितना हो गया? 50%। यानी कि अल्काइन के केस में, टर्मिनल अल्काइन के केस में हमारा परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आ गया? 50 आ गया। यानी कि इसका परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है? सर इसका परसेंटेज s कैरेक्टर है 50%। अब एक बात आपको पता है, मोर द परसेंटेज s कैरेक्टर, मोर द परसेंटेज s कैरेक्टर, मोर विल बी दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देता हूं, यानी कि जितना अधिक परसेंटेज s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इसका मतलब सर ये कार्बन क्या है? सर इसका मतलब ये कार्बन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सर एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। बता रखा है आपने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट है तो हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। सर आपने सारी बातें बता रखी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं बोला बहुत अच्छी बात है बेटा। अगली बात, एक चीज और हम लोग सोच सकते हैं क्या? जब लिविंग ग्रुप पढ़ रहे थे वहां पर मैंने अल्काइंस का pKa वैल्यू लिखवाया था कि नहीं? वहां पर मैंने इसी टर्मिनल अल्काइंस का pKa वैल्यू लिखवाया था कि नहीं? हाँ सर लिखवाए थे। कितना था इसका pKa? तो बच्चा बोलेगा सर इसका जो pKa वैल्यू था वो था 25। कितना pKa वैल्यू था? सर 25 था। इसका मतलब यहां से भी हम लोग एक चीज समझ गए हैं कि अगर 40 के अंदर pKa वैल्यू है तो वहां से जो हमको हाइड्रोजन मिलेगा वो एक एसिडिक हाइड्रोजन की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हाँ सर, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए अगर 40 से कम pKa वाला कोई कंपाउंड है तो उसका हाइड्रोजन हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? सर बिल्कुल मानेंगे। इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब कुछ नहीं होगा बेटा, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है। ये हाइड्रोजन किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो ये R नेगेटिव क्या करेगा? इस एसिडिक वाले हाइड्रोजन से H+ निकालेगा और RH बना लेगा। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? इसका मतलब ये R नेगेटिव क्या करेगा? R नेगेटिव यहां से H+ एक्सट्रैक्ट करेगा और RH बना के खाली कर देगा अपना काम, यहाँ से RH का फॉर्मेशन कर देगा। क्या ये बातें क्लियर हुई? क्या ये बातें आपको क्लियर हुई? क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई संशय, कोई परेशानी, कोई दुविधा? नहीं सर, बिल्कुल आसान सी बातें थी कि नहीं थी? तो बिल्कुल आसान सी बातें थी। तो आप समझ गए कि मैंने pKa वाला बात क्यों बताया आपको? pKa 40 से नीचे वाला बात क्यों बताया? हाँ सर, यहाँ के लिए बताया था आपने। बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप बेटा इन सारी बातों को लिखो, जल्दी से आप इन सारी बातों को लिखो।
मैं तब तक देखता हूं कोई एग्जाम्पल है क्या कराने लायक। हाँ जी चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास मान लो ये हो गया CH3, इसको इस तरह से लिखता हूँ CH3 MgBr, इस पे CH3 नेगेटिव, Mg पे 2 पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ बेटा, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसके साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा कि सर ये बेस यहाँ से मिल गया एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H+, ये बेस यहाँ से मिल गया एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि H+, तो ये CH3 नेगेटिव प्लस ऑफ H+ क्या हो जाएगा सर CH4 हो जाएगा, सर CH4 हो जाएगा। बच्चा तुरंत समझ गया। करना क्या है, यहाँ पे भी सेम काम करना है, टर्मिनल अल्काइन से H+ निकालो, CH3 वाले CH3 से जोड़ दो, टर्मिनल अल्काइन से H+ निकालो, CH3 नेगेटिव से जोड़ दो, क्या बन के तैयार होगा सर CH4 बन के तैयार होगा। कैसे करना है, आसान सी बात थी। पक्की बात मान लो कि आपको समझ में आ गया, पक्का मान लो आपको समझ में आ गया। हाँ सर मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एग्जांपल और करते हैं। क्या करते हैं कि मैंने इस वाले लिया 2 मोल किसका, CH3 नेगेटिव MgBr का, नेगेटिव ये हो गया 2+। इसका रिएक्शन इस बार मैं फिर से किससे करा रहा हूं, इसी टर्मिनल अल्काइन से। किससे करा रहा हूं, इसी टर्मिनल अल्काइन से। समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल। इस बार क्या होगा बेटा, सबसे पहले यहां से एक CH3 नेगेटिव जाएगा, सबसे पहले यहां से एक CH3 नेगेटिव निकलेगा, जाएगा एक H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, सबसे पहले बनेगा एक CH4। जब एक CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब ये CH3 नेगेटिव इसमें से एक H+ को निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बन के तैयार होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर H। अभी भी इसके पास एक H+ बचा हुआ है कि नहीं, हाँ सर अभी भी इसके पास एक H+ बचा हुआ है। तो बेटा दूसरा मोल वाला CH3 नेगेटिव निकलेगा, अब जाएगा ये इस वाले H+ को भी कैप्चर कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बनाएगा, एक और CH4 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ सर। तो CH4 प्लस CH4 लिखने से बेटर क्या है, हम लोग इसको लिख दें 2 मोल्स ऑफ CH4। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सर। लेकिन जैसे ही 2 मोल ऑफ CH4 बना, हमको यहां से क्या मिला, अल्काइन में से ये मिला कि नहीं मिला, हाँ बेटा सही बात है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि C ट्रिपल बॉन्ड C में ये नेगेटिव, ये तो एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये तो एग्जिस्ट कर सकता है हमारा, लेकिन अगर एक ही कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नेवर एग्जिस्ट। सर ये कभी भी एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये होगा हाईली अनस्टेबल, तो इन सारी बातों को आप बेटा लिख लेना अच्छे से। ये होगा हाईली अनस्टेबल, इस वजह से ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए क्या, पक्की बात, अच्छी बात। मान लो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, मोटी बातें हैं, छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, तो आप इन सारे बातों को अच्छे से कॉपी में लिख लोगे, समझ लोगे, और दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखना है, भूलना नहीं है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। तो जल्दी से बेटा इन सारी चीजों को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक से मूव करते हैं। जल्दी करो। तो चलो बेटा अब हम लोग कुछ और चीजों को सीखते हैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को पढ़ते हैं। क्या, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। सर ये क्या होता है, ये क्या लिखा हो कि दे आल्सो हैव एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, मान लिया कि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बट सर ये होते क्या है, आओ समझते हैं। जैसे हम लोग इस कंपाउंड को ध्यान से देखें बेटा, अगर हम लोग इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, आपको पता है इस कार्बन पर गौर करना, इस कार्बन पर गौर फरमाना। सर क्या गौर फरमाना है, अब देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड दो बॉन्ड बना रखे हैं, हाँ या ना, यस सर। इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन भी होंगे, हाँ या ना सर, बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का होंगे, अच्छी बात है। अब आओ आगे समझते हैं। बेटा देखो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, पाई सिग्मा पाई, यानी कि यहां से यहां तक तो रेजोनेंस हो रहा है, यहां से यहां तक तो रेजोनेंस हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है।
अब एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूं, मैंने इस कंपाउंड को एनर्जी दी, मैंने कंपाउंड को क्या दी, एनर्जी दी, स्पेशली इस कार्बन के पास एनर्जी दी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूट गया। मैंने इस कार्बन को के पास जाके एनर्जी दी, जिसकी वजह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। मैं इस कार्बन को एनर्जी देता हूं, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए। हाँ या ना बोलो सर, बिल्कुल। अच्छा बेटा, जैसे ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, जैसे ही इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, क्या इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया? हाँ या ना बोलो। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, यस और नो सर, बिल्कुल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई ओस तरीकी। यहां पे हुआ क्या बेटा, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर शिफ्ट हुए, यहां पर जैसे ही ये लोन पेयर क्रिएट हुआ, वैसे ही मॉलिक्यूल में कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो गया। क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन। अच्छा, अब बच्चा एक चीज और चेक करना चाहेगा। क्या चेक करेगा बच्चा? लड़का तुरंत चेक करना शुरू करेगा कि सर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन तो हो गया, अब मैं हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेता हूं। क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसका क्या होगा? इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। बच्चा बोलेगा कि सर एक दिक्कत हो गई। मैं पूछा क्या दिक्कत हो गई? बच्चा बोला कि सर यहाँ पे 4 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, लेकिन सर इसका जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर। यहाँ पे बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर 3 तो सिग्मा हो गए प्लस 1 लोन पेयर हो गया, यानी कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आया हुआ है sp3। सर थोड़ा सा मामला खराब हो गया। मैं बोला कि नहीं, मामला नहीं खराब बच्चा, मामला नहीं खराब। तो पूछेगा सर मामला कैसे नहीं खराब? मैं उसको एक चीज समझाऊंगा, मैं यहाँ पर उसको एक चीज समझाऊंगा। सर क्या समझाओगे? समझाऊंगा ये बेटा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। किसमें पार्टिसिपेट किए हैं? इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं तो उनको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते सर। तो इस बात को यहां पे लिख लो, इफ लोन पेयर, हालांकि मैं पहले इस बातों को लिखवा चुका हूं, फिर से लिखवा देता हूं। इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, देन इट विल not counted in hybridization। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। और बालक अगर हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब यहां पे इस वाले कार्बन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा, इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल हो जाएगा, सर बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या? मॉलिक्यूल में कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ सर। अब अगर सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, इसका मतलब सारे कार्बन का ओरिएंटेशन सर प्लेनर। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब यहां पे सारे कार्बन प्लेनर हो गए। कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, सारे बंदे प्लेनर भी हैं। इसका मतलब क्या? अब हम लोग देखते हैं यहां पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का सम कितना हो गया सर? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर,
3 इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं सर? 2 तो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। हमको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर मतलब नहीं है, एक पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है कि नहीं? हाँ सर। अरे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है, तो एक पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस एक लोन पेयर, यानी कि 2 तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं प्लस 1 लोन पेयर है, प्लस 1 लोन पेयर है। एक पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 2 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन पाई बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर इन लोन पेयर, है ना? लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर हम लोग जोड़े तो कितना आया? 3 आया। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या बोले, फिर से समझो, फिर से समझो। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई। अब सुनो, यहां पे 2 पाई बॉन्ड में कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सर। प्लस एक तो यहां पर लोन पेयर है, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? एक लोन पेयर में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक बात है, मैं देख लूं पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? बच्चा बोलेगा सर टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 आए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। मैं बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे की बात समझो। 6 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए बेटा, इस देखो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? 6। सर ये वो 6 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर कैसे? अरे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यही 6 इलेक्ट्रॉन ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। हाँ सर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। सर 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा 6 का पेयर बनाओ, तो बच्चा क्या बोलेगा? सर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। 6 का पेयर बनाने का मतलब सर ये हो गया, 6 का पेयर मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाने का मतलब क्या कि सर देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको पेयर फॉर्म में लिखो। सर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं? सर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं। और बेटा अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं तो ये बताओ ये 3 क्या है? इवन है कि ऑड? तो बोलोगे सर ये 3 तो ऑड है, ये 3 तो ऑड है। और मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है। अब देखो मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल में कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल के सारे एटम्स प्लेनर हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं वो ऑड है। तो बेटा अगर ये सारे केसेस मैच हो रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। ये क्या हो गया? एरोमेटिक। मतलब यहां से जैसे ही मैंने H पॉजिटिव हटाया, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। अब बताओ ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? बच्चा बोलेगा सर ये देखो एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत तगड़े स्टेबल होते हैं सर, बहुत अच्छे स्टेबल होते हैं। मैं बोला हाँ, एरोमेटिसिटी आती है ना, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। नहीं आती तो गड़बड़ मामला है। फिर भी मैंने कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। देखो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, इसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले आप चेक करो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर कंपाउंड साइक्लिक। जब कंपाउंड साइक्लिक निकल जाए तो चेक करो सारे एटम्स प्लेनर होने चाहिए। हाँ सर। तीसरी बार क्या चेक करना कि सब में कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो, पूरे रिंग में कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, लगातार कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों बातें अगर क्लियर हो गई, ये तीनों बातें अगर मैच कर गई, तो चौथे केस में क्या देखना? चौथे केस में क्या देखना? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हैं, तब तो हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक, अदरवाइज बोल देंगे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का बोलेंगे, सुनो, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं तो एरोमेटिक, लेकिन वहीं अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं तो होगा एंटी एरोमेटिक। बट कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है तो ना तो एरोमेटिक होगा ना तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये 3-4 रूल होते हैं, मैंने रिवाइज करा दिया, पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, सब सारी बातें समझ में आई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब क्या हुआ कि अब बताओ यहाँ पे ये तो बस यहाँ पर रेजोनेंस तो चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ गई।
इसका मतलब ये बंदा है स्टेबल। इसका मतलब ये बताओ कि ये जल्दी से अपने अंदर से H पॉजिटिव लूज करके इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा? हाँ तो होना चाहेगा। अब बेटा ये क्या कर रहा है, इसमें से इसमें कन्वर्ट होने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए अपने में से H पॉजिटिव को लूज कर रहा है, हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल। अब क्योंकि ये H पॉजिटिव को लूज कर रहा है बेटा, यहाँ से जल्दी जल्दी H प्लस को हटा रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए सर? ये भी हो गए हमारे एसिडिक। क्या हो गए? एसिडिक। नहीं समझे बात को? अरे H प्लस ही तो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ये अपने अंदर से H प्लस को दे तो रहा है भाई। यस सर। और जैसे ही अपने अंदर से H प्लस को दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई RMgX है, हमारे पास कोई RMgX है, यहाँ पे नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। वो क्या करेगा? जैसे ही ये H पॉजिटिव दिया, वो जाएगा तुरंत इस H पॉजिटिव को खुद में कैप्चर करेगा और क्या बना लेगा? RH बना लेगा। क्या ये वाले केसेस भी समझ में आए? क्या ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्या ये सारा एग्जाम्पल, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया? हाँ या ना बोलो। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई, ये पॉइंट क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। आसान था ना? आसान था ना? कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ था, लास्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। इसको जिन बच्चों को दिक्कत है मैं बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ठीक। हाँ सर, आपको मैंने एक बात समझा दिया कि यहाँ पे सारे एटम क्या है? प्लेनर है। सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? सबसे पहले मॉलिक्यूल साइक्लिक है। सबसे पहले ये चेक करना है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है। पहला बात सर साइक्लिक है। दूसरा बात क्या चेक करना है? मॉलिक्यूल जो है इसमें कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, लगातार रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो बच्चा क्या बोलेगा? देखो, पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई सिग्मा। यस सर, कंडीशन तो मैच है सर। यहां पर लगातार रेजोनेंस हो रहा है तो मैं कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन लिख, सीसी मतलब कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन बोल देता हूं। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा पाई है तब भी रेजोनेंस हो जाएगा। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा लोन पेयर है तब भी रेजोनेंस हो जाएगा। अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल आए तब भी रेजोनेंस हो जाएगा। सारी बातें क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे सर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, लगातार रेजोनेंस भी है। अच्छा, सारे एटम, तीसरा केस सर, सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यानी कि सारे एटम क्या है? प्लेनर है। अच्छा, चौथा चीज क्या चेक करेंगे? अब सारे एटम प्लेनर भी हो गए ना? हाँ सर। अब हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे बेटा, दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किए हैं? तो बच्चा बोलेगा सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि सर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर सर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अच्छी बात है। अब ये बताओ, ये जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 है वो इवन है कि ऑड? तो बच्चा बोलेगा सर ये तो ऑड है, ये तो ऑड है। पक्की बात? अच्छी बात सर, बिल्कुल अच्छी बात। अब अगर बेटा ये ऑड है, अगर ये ऑड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। अब बेटा एक बात ध्यान देना कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आ जाता, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आता, हालांकि है नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आता, अभी मैं मुंह से बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आता तो कंपाउंड हो जाता एंटी एरोमेटिक। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आता तो कंपाउंड क्या हो जाता? एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड आया तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। हकल रूल से बचा लिया, हकल रूल से आपको बचा लिया। ठीक है, तो जल्दी करो बेटा, इन सारे पॉइंट को आप जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे कुछ केसेस और पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करो नोट। चलो बेटा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं नाइट्रो एल्केन। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी स्टार्ट करो क्वेश्चन करना। अब जैसे आपको पता है कि मैंने यहाँ पर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड से क्या किया? रिएक्ट किया। इसके पास क्या है सर? इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? जाएगा यहाँ से H लेगा और क्या बना लेगा? CH4। 3 H पहले से थे, एक H बाहर से आ गया, क्या बन गया? CH4। कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसको ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले क्या बनेगा, यहां पर सबसे पहले क्या बनेगा, तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले तो यहां पर होगा इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम। सबसे पहला काम होगा क्या कि मैग्नीशियम जाएगा, ये कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम जाके इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, हुआ क्या सर, ये हुआ कुछ, यहाँ पे आ गया MgBr और यहाँ पर क्या है CH2, क्या है बेटा सर CH2। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, ये हो गया 2 पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, हाँ सर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, नहीं पता बताओ ना बेटा। देखो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ सर, यानी कि ये बंदा हो गया बेस, ये बंदा हो गया बेस सर, बिल्कुल। यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन सर एसिडिक हो गया। ये कैसा हो गया सर, एसिडिक हो गया। अब बेटा अगर ये एसिडिक हो गया तो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही इस हाइड्रोजन पर रिएक्ट कर देता है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, ये जो नेगेटिव पार्ट आ गया, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन कर देता है। क्या कर देता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, विद इन द मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही जाके इस जब H+ को कैप्चर करेगा तो क्या चीज बन के तैयार होगा, क्या कंपाउंड बन के तैयार होगा बेटा, कुछ ये कंपाउंड बन के तैयार होगा। ये हो गया O नेगेटिव ये, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। अरे भाई यहाँ पर CH2 नेगेटिव था ना, हाँ सर, यहाँ से जैसे ही वो H+ लेगा यहाँ पर CH3 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, O नेगेटिव बचा। क्या बचा, O नेगेटिव बचा। अच्छा, अब इस O नेगेटिव को काउंटर करने के लिए, इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाए, इस वजह से Mg और Br पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, एक अट्रैक्शन फील करके इसके पास आके चिपकना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये MgBr, ये जो हमारे पास चीजें जो बच गई थी, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो पार्ट बच गया था वो पार्ट आके इसके पास आ जाएगा, इसको काउंटर करना शुरू करेगा, इसको स्टेबल करने का ट्राई करेगा। ठीक है, पक्की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें क्या दिक्कत की बात होगी, इतनी आसान सी तो बात थी। समझ गए बात को, समझ गए बात को, यस सर बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। ठीक, इसका मतलब आप यहां से क्या समझें कि मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल के बाहर कहीं भी सिंगल एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल एसिडिक हाइड्रोजन मिला तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, तुरंत पूरा काम बिगाड़ देगा। ये पूरा काम बिगाड़ने के लिए बैठा है, एकदम तत्पर है। बस आप एक हिंट दो, वो पूरा काम 2 सेकंड के अंदर बिगाड़ के खाली कर देगा। ठीक है, पक्की बात, बढ़िया बात सर, बिल्कुल बढ़िया बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आओ पढ़ते हैं नाइट्रो अल्केन। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रो अल्केन। मतलब सर नाइट्रो अल्केन मतलब क्या, अगर किसी अल्केन से कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो तो हम लोग उसको बोल देंगे नाइट्रो अल्केन, खत्म। अच्छा सर, इतना ही तो नहीं होगा, कुछ तो पढ़ाना होगा। हाँ बेटा, कुछ तो पढ़ाना होगा बेटा। नाइट्रो अल्केन मतलब देखो, नाइट्रो ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा ध्यान देना, नाइट्रो अल्केन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रो अल्केन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। सर ये एसिडिक कैसे होते हैं, एसिडिक कैसे होते हैं, अभी समझाता हूं। सपोज करो एसिडिक हाइड्रोजन होने का मतलब ये बंदा H+ में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये वाला हाइड्रोजन H+ में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। हाँ सर, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, R C- H पॉजिटिव, यही होगा ना। हाँ सर, अरे भाई जब ये H+ में कन्वर्ट हो गया तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पर आ जाएंगे ना सर, बिल्कुल आ जाएंगे। यहाँ पर हो गया H और यहाँ पे हो गया N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सॉरी ये हो ठीक। ये वाला कंपाउंड, अब आप मेरे को, मैं तुमको एक बात बताता हूं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक कैसे है। बेटा जैसे ही यहां से H पॉजिटिव निकला, इस पे माइनस चार्ज आया। अब ये बेटा कार्बन आयन पे जो माइनस चार्ज है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, बिकॉज ऑफ -M इफेक्ट।
इस कार्बन आयन को नेगेटिव कार्बन आयन जो हमारे पास बनकर तैयार हुआ, ये कार्बन आयन माइनस एम इफेक्ट के द्वारा स्टेबल हो रहा है। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है पता है ना? पता है ना सर? बिल्कुल पता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट हो रहा है और यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है, तो यहाँ पर ये कार्बन आयन माइनस एम के थ्रू स्टेबल है। इसका मतलब ये कार्बन आयन क्या हुआ? स्टेबल हुआ। क्या हुआ? स्टेबल हुआ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बेटा अगर कार्बन आयन स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो ये अपने अंदर से जल्दी से H+ रिलीज कर देगा। अगर बेटा कार्बन आयन जो बन रहा है अगर वो स्टेबल है तो H+ तो आसानी से रिलीज करेगा ना? हाँ तो बिल्कुल करेगा। इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इस वजह से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इस वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से H+ रिलीज होने के बाद जो कार्बन आयन फॉर्म हुआ वो माइनस एम इफेक्ट के थ्रू स्टेबल है। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, अगली बात, लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, आप कभी भी ये काम मत करना, कि ये भी H को हटा दिया, ये भी H को हटा दिया। मतलब अगर यहां से भी H+ निकल गया, यहां से भी अगर H+ निकल गया तब क्या होगा? उस केस में जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? R2 नेगेटिव NO2। अब यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट भी काम नहीं आएगा बेटा। अगर कार्बन के ऊपर -2 चार्ज है, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, C पे अगर 2 नेगेटिव है इसका मतलब हाईली अनस्टेबल, इसका मतलब हाईली अनस्टेबल। क्या ये बात क्लियर है? अगर कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब बहुत ही अनस्टेबल काम हो गया। इसका मतलब ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आराम से कर सकता है एग्जिस्ट। ये आराम से एसिड बेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये आराम से एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, बट ये नहीं करेगा। मतलब ये नहीं करेगा मतलब कहने का ये कि अगर आप एक H+ को हटा दिए तो दूसरे H+ को मत हटाना, ये बंदा कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है? पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर पक्की बात। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात नहीं सर? कोई समस्या की बात नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि आप यहाँ से एक H+ को हटाओ, बढ़िया, पक्की बात है, अच्छी बात है, हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक H+ का रिएक्शन कराओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर दूसरे वाले फिर मत जाना, दूसरे वाले फिर हाथ मत डालना सर, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत अधिक अनस्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल बहुत अधिक अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है? यानी कि कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये चीज आप मत करना, ये पाप है। बस यहाँ से एक H+ को हटाना। ठीक है? पक्की बात है, बढ़िया बात है सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो जल्दी से आप सारी बातों को नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे को मूव करते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद नाइट्रो एल्केन वाले पार्ट को समाप्त करते हैं। जैसे अब देखो हमारे पास ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हो गया कि नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया। ये क्या हो गया सर? नाइट्रो ग्रुप से अल्फा कार्बन है, नाइट्रो ग्रुप से अल्फा कार्बन है। ठीक है सर, छोड़ो, ये क्या हो गया सर? यहाँ पर हमारे हाइड्रोकार्बन पे NO2 ग्रुप अटैच है, यानी कि नाइट्रो ग्रुप अटैच है, यानी कि क्या हो गया? नाइट्रो एल्केन। क्या हो गया? नाइट्रो एल्केन। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रो ग्रुप से अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, नाइट्रो ग्रुप से अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। अब बेटा अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या है सर? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये यहां से चलेगा और जाके यहां से एक एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा सर? CH3। जैसे ये नेगेटिव यहां से एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को कैप्चर किया, क्या बन गया? CH2 तो पहले से था, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया तो CH3, ये बन के तैयार हो गया। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, पक्का? हाँ सर। लेकिन एक बार ही ये काम करेगा, दोबारा ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? जैसे ही बंदा दोबारा यहाँ पे ये काम करेगा तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और हो जाएगा अनस्टेबल, मामला ही पूरा खराब हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक बार ये काम करेगा और एक ही इथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है? पक्की बात, अच्छी बात, कोई समस्या वाली बात नहीं सर? कोई समस्या वाली बात नहीं है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं बेटा एक्टिव मिथाइलिन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। अच्छा,
या फिर इसका दूसरा नाम है बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन। सर इसको बीटा डाइकीटोन क्यों कहते हैं बेटा? अगर ये फंक्शनल ग्रुप मान लो, अगर इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन बीटा कार्बन। लेकिन अगर हम लोग इस वाले कार्बोनिल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप माने तो तब भी ये अल्फा, लेकिन इस बार ये हो जाएगा बीटा। यानी कि दोनों, चाहे आप इस तरफ से देखो चाहे आप इस तरफ से देखो, जो कीटोन है वो एक दूसरे के बीटा पोजीशन पे है। अगर इस तरफ से देखोगे तो बीटा पोजीशन पे है कीटोन, अगर इस तरफ से देखोगे तो बीटा पोजीशन पे है कीटोन। यानी कि दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा पोजीशन पे डाइकीटोन है, बीटा पोजीशन पे डाइकीटोन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम एक्टिव मिथाइलिन भी होता है, एक्टिव मिथाइलिन भी होता है। तो बीटा डाइकीटोन क्या है, क्यों है, समझ में आया आपको? हाँ सर। अब बेटा दोनों ही केस में अल्फा हाइड्रोजन तो ये है, हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। अच्छा, ये भी बिल्कुल नाइट्रो अल्कीन की तरह सिमिलर है, ये भी बिल्कुल नाइट्रो अल्कीन की तरह सिमिलर है। कैसे बेटा? ये दोनों हाइड्रोजन भी एसिडिक होंगे। सर कैसे? ये दोनों हाइड्रोजन भी एसिडिक कैसे होंगे? बात को समझो, बात को समझो। क्या समझना है सर? जैसे ही मैं यहाँ से H+ रिलीज करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से H+ रिलीज करता हूँ, जो मॉलिक्यूल बन के तैयार होगा वो यही होगा। क्या? R C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव H C डबल बॉन्ड O R, नहीं होगा क्या? हाँ सर, हाँ सर। बेटा ये नेगेटिव चार्ज इधर को भी रेजोनेंस करके स्टेबल हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर को भी रेजोनेंस करके स्टेबल हो सकता है। ये सर दो तरफ से रेजोनेंस करके स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और अगर यहाँ पे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो ये H+ को जल्दी जल्दी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर भी ये दोनों हाइड्रोजन सर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैं क्या लिखता हूँ, इसको क्या लिख दूँ? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या ये बातें क्लियर हुई? अब ये भी रिएक्शन बिल्कुल इसके तरह सिमिलर करेगा, ये भी बिल्कुल इसके तरह सेम और सिमिलर रिएक्शन शो करेगा। तो क्या एक्टिव मिथाइलिन या फिर बीटा डाइकीटोन आपको समझ में आया? इसके पास ये हाइड्रोजन एसिडिक कैसे आपको समझ में आया? तो बेटा यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन वाला केस होता है कंप्लीट, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन वाला केस कंप्लीट होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए इतने ही एसिडिक हाइड्रोजन पढ़ने के। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। तो आप जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करो। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो।